अरे मेरे भोले भंडारी, कितने दिन सब देख कर आंखें बंद किए बैठे रहोगे? मैं पूछती तुम्हें वाकई कुछ नजर नहीं आता? ये सब देखकर भी अंधे बने हुए हो। गिन्नी, क्यों शोर मचा रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? पूरे सप्ताह में एक दिन घर रहता हूँ, उसमें भी तुम्हारा कलेश खत्म नहीं होता। अरे कोई आदमी चैन से बैठकर अखबार पढ़ रहा है, ये भी बर्दाश्त नहीं है क्या तुम्हें? हाँ हाँ, जैसे चैन से बैठने का अधिकार तो बस तुम्हें है। हम तो बस यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आए थे। हमारी माँ ने तो हमें पैदा इसलिए किया था ना, ताकि हम तुम्हारे घर पर आकर सारी जिंदगी रोटियां बना सके। हाँ धोती है गिन्नी, थक जाऊं मैं तुम्हारी जली कटे बातें सुन सुनकर। अरे हुआ क्या है, खुद बताओगी या बस ताने ही देती रहोगी? अरे मुझे क्या तुम्हें ताने देने में कोई भारत रत्न का अवार्ड मिलने वाला है? तुम्हें ताने इसलिए देती हूँ कि आंखें खोलकर देखो क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। लेकिन नहीं, तुम तो विष्णु भगवान की तरह हमेशा आंखें बंद करके आनंद की अवस्था में रहते हो। पत्नी के सुख दुख दिखाए कहाँ देते हैं तुम्हें? तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे सामने बैठ गया। जा रहा हूं मैं, अब सीधा खाने के समय पर ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर विनय अखबार टेबल पर पटक कर वहां से उठकर चला जाता है। ये लो, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा रखी है इनकी माँ ने इनके आगे। लाख छाती पीटते रहो, लेकिन मजाल है जो कानों पर जू रेंग जाए। अगर इन्हें सुनाई कम दे रहा है तो मैं भी धमाका करके सबके कान खोल कर रहूंगी। दूसरी, अरे बिल्लू जी, मैं पूछ रही हूँ, कुछ सुन रहे हो या कानों में तेल डाल रखा है आपने? सुन रहा हूँ। इतना तेज बोलोगे तो बहरा भी सुन लेगा। सुबह से तुम्हारी बड़बड़ी तो सुन रहा हूँ, इसके अलावा और कर भी क्या सकता हूँ? वैसे एक शादीशुदा आदमी से पूछो संडे का दिन कितनी बड़ी तकलीफ लेकर आता है उसके जीवन में। हर रविवार को उसके मन में यही ख्याल आता है, ऊपर वाले ये रविवार की छुट्टी तूने क्या सोचकर बनाई? रविवार की छुट्टी ऊपर वाले ने हम औरतों की पुकार सुनकर बनाई, क्योंकि हफ्ते की 6 दिन तो कान में तेल डाले रहते हो आप लोग। एक दिन घर में रहोगे तो कुछ तो हमारी बात कान में जाएगी। अरे सुन रहा हूँ, बोलो ना भाग्यवान, क्या बोलना है? जब से बड़े भाई साहब की तनख्वाह बढ़ी है, तुम्हारी भाभी को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। हर समय बस घर के बजट का रोना लिए बैठी रहती है। मैं पूछती हूँ, इस घर का बजट क्या सिर्फ हमारे 2 रोटी खाने से ही बिगड़ रहा है? बाकी लोग क्या सूंघ सूंघ कर काम चला लेते हैं? देखो सीमा, बिना बात के बतंगड़ मत बनाया करो। और तुम देवरानी जिठानी में बात विवाद होना कोई नई बात है क्या? जिस दिन से शादी करके घर में आई हो, भाभी के साथ झगड़ा ही कर रही हो तुम। तुम्हारी हर बात को सुन सुनकर तुम्हें सीरियसली लेने लगा तो जल्दी पागल खाने पहुंच जाऊंगा मैं। और इतनी जल्दी पागल खाने जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अपना विवाद अपने तरीके से सुलझाया करो। तो बस ये बताओ, आज क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? अजीब आदमी हो, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रही हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। अरे दुनिया में क्या सिर्फ खाना खाने के लिए जन्म लिया है तुमने? हाँ तो क्या चाहती हो? तुम्हारी बात सुनकर जाकर घर में कलेश मचा दो? इस आदमी से ना कुछ होने वाला ही नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब से जेठ जी की तनख्वाह में 4 पैसे क्या बढ़ गए, जेठानी जी के तो तेवर ही बदले नजर आने लगे। आटा दाल चीनी सबका दाम गिनाती रहती है। मुझे तो लग रहा है कुछ दिन और बीतेंगे ना तो मेरे रोटी के निवाले भी गिन लेगी। मैं तो कहती हूँ, ऐसे अपमान के साथ साझे में रहने का मतलब क्या है? अपना अपना चूल्हा अलग कर लेते ना, सुख से 2 रोटी तो खाएंगे। तो सीधा सीधा बोलो ना। ये सारी कहानी तुम इसलिए गढ़ रही हो ताकि मेरी माँ तुम्हारा चूल्हा अलग कर दे, यही बात है ना? अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो, या सारा दिमाग सिर्फ भाभी के साथ झगड़ा करने में खर्च कर देती हो? जो बात सच है वो सच है। भैया की तनख्वाह मुझसे ज्यादा है, घर खर्चे में भैया मुझसे ज्यादा रुपए देते हैं, बाबूजी की पेंशन आती है, सब मिलजुल कर ये घर अच्छे से चल रहा है। लेकिन न जाने तुम्हें क्या तकलीफ है। अरे जब देखो तब बात का बतंगड़ बनाए रहती हो। रसोई अलग कर लोगे तो दाने दाने की कीमत समझ में आ जाएगी तुम्हें। हाँ तो आ जाने दो ना समझ। अरे मैं कह रही हूँ, मैं नमक से रोटी खाने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी की रोज रोज की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। और कोई शौक से थोड़ी ना घर खर्च में कम पैसे देता है। अरे जब आदमी की कमाई ही कम है तो उस पर किसी का क्या जोर है भला? थोड़ा सब्र रखा करो सीमा, हर बात को सुनकर इतना उतावला नहीं हुआ जाता। और ठीक है, भाभी तुमसे बड़ी है, अगर कुछ कह भी देती है तो सुनकर तुम छोटी नहीं हो जाओगी। इतना कहकर बल्लू वहां से उठकर चला गया। इन आदमियों को कभी पत्नियों के आत्मसम्मान की बात समझ में कहाँ आती है? अरे पत्नी क्या कह रही है उससे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इनकी भाभी मुझे दिन रात जलील कर रही है और ये भाई प्रेम का राग आलाप रहे हैं। अगले दिन, अरे छोटी, ये ग्लास में भरकर दूध कहाँ ले जा रही हो?
तुम्हें पता है ना अभी पूरे परिवार की चाय बनेगी, सारा दूध खत्म कर दोगी तो चाय कैसे बनेगी? दूध कहाँ ले जाऊंगी भाभी? बच्चों को दूध देने जा रही हूँ, और ये कोई नई बात तो है नहीं। बच्चे तो सुबह शाम दूध पीते हैं ना। देखो छोटी, कमाई के हिसाब से खर्च करना सही रहता है। घर में इतना खर्चा है, इस तरह से हाथ खोलकर खर्च करोगे तो कैसे हो पाएगा? कल से 2 बार नहीं, दिन में 1 ही बार दूध दिया करो बच्चों को। जेठानी की बात सुनकर छोटी बहू सीमा के कानों में मानो जहर घुल गया था। अब क्या मेरे बच्चों के दूध पर भी नजर रखेंगे भाभी आप? अब तो पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला गया है। क्यों भाई, पानी सर से ऊपर जाने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे बच्चों को खाना देने से तो मना नहीं किया मैंने, पेट भर के सब लोग रोटी खा ही रहे हैं। अरे छोटी बहू बड़ी बहू, क्या बात है, किस बात पर बहस कर रही हो दोनों? और ये क्या रोटी रोटी लगा रखा है? नहीं माँ जी, आपकी बड़ी बहू के सामने बहस करने की मेरी क्या औकात? इस घर की करता धरता तो वही है ना। रोटी खिलाने से पहले वो बात सुनाए या गाली दे तो हमें तो सुनना ही पड़ेगा। वो क्या ना, बड़े भाई साहब मेरे पति से ज्यादा पैसे जो कमाते हैं, आखिर घर में सत्ता उसी की चलेगी ना जिसकी जेब में ज्यादा पैसे होंगे। और माँ जी, आप ना अनजान बनने की कोशिश मत करिए, सब जानती हैं आप क्या चल रहा है इस घर में। आपकी शह के कारण ही आज बात यहाँ तक पहुंची है कि मेरे बच्चों का दूध तक बर्दाश्त नहीं हो रहा है जेठानी जी से। मैं कहती हूँ माँ जी, अगर जेठानी जी को यही लग रहा है ना कि कम पैसा देकर हम इस घर में ज्यादा रोटियां खा रहे हैं, तो हमें भी किसी की मुफ्त की रोटियां तोड़ने का कोई शौक नहीं है। अलग कर दीजिए आप मुझे। मेरा पति जितना कमाएगा मैं उतने में ही नमक से 2 रोटियां खाकर संतोष कर लूंगी। इनकी दूध मलाई इन्हें मुबारक, लेकिन ये अपमान अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बड़ी बहू, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? ये कोई अच्छी बात है क्या? सीमा तुम्हारी देवरानी है, बिल्लू, सीमा, उसके बच्चे, वो क्या तुमसे अलग है? इस तरह छोटी बात करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? अरे माँ जी, ये आपने बड़े पते की बात करी। पूरे खानदान को अपने पैसों पर पाले भी हम, फिर सबकी बातें भी हम ही सुने। मैंने क्या गलत कह दिया, आप ही बताइए ना। पूरे परिवार का खर्चा उठा रहे, आखिर हमें भी तो अपने बच्चों का भविष्य देखना है ना। सब पैसा यूं ही उड़ा देंगे तो अपने बुरे वक्त के लिए पैसे बचत कैसे करेंगे? जेठानी जी ठीक कह रही हैं, आप हमें अलग कर दीजिए। सब अपना अपना देखेंगे। अपने घर में कोई नमक से रोटी खाए या मक्खन से, फिर किसी को किसी से परेशानी ही नहीं रहेगी। सुनते हैं जी, दोनों बहुएं जिद लेकर बैठी है, कहती है अब एक छत के नीचे गुजारा नहीं होगा। अरे भगवान, अभी तो कच्ची गृहस्थी है, दोनों बेटियों की शादी भी नहीं हुई और तुम्हारी बहुएं घर मकान अलग करने के पीछे पड़ गई। अगर अभी बेटों को अलग कर देंगे तो कैसे दोनों बच्चियों की शादी होगी? अभी तक तो जो बचाया था सभी दोनों की शादी में लगा दिया। नेहा और शिखा की शादी के लिए रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? दोनों की रसोई अलग कर रहे हैं जी, घर से थोड़ी ना निकाल रहे हैं। सभी इसी घर में रहेंगे, बस खाना अलग अलग बनेगा। और इस रोज रोज के कलेश से मैं तो सच में थक गई हूँ। बहू को छोड़िए, मुझे अपने बेटों पर पूरा विश्वास है। दोनों बेटों को बुलाइए और अपने सामने बिठाकर बात करते हैं। अपनी बहनों की जिम्मेदारी से पीछे तो नहीं हट सकते वो। हमने अपने बच्चों को इतने बुरे संस्कार तो नहीं दिए। अरे भगवान, कौन से माता पिता बच्चों को बुरे संस्कार देकर पालते हैं? लेकिन ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। समय बड़ा बलवान होता है। तुम खुद को दोष मत दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बिल्लू और विनय को बुलाओ, बात करते हैं। ससुर जी ने दोनों बेटों को हॉल में बुला लिया। सोफे पर माँ बाबूजी बैठे थे। दोनों बहुएं दरवाजे की ओट में खड़ी होकर चुपचाप सब सुन रही थी, और अंदर बरामदे में कुर्सी पर बैठी दोनों बहनें भी अंदर से परिवार में हो रही बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। बेटा, मैं तो यही चाहता था कि पूरा परिवार एकजुट रहे, लेकिन अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, यही सही। पिताजी, परिवार एकजुट रहे उसके लिए सबको बराबर जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है ना। एक के ऊपर सारा बोझ डालकर घर तो नहीं चल सकता। भैया, आपकी अच्छी नौकरी लग गई तो आप मुझे बोली बोल रहे हैं आज। अरे जितना मेरी कमाई है उसके अनुसार मैं तो अपना सहयोग परिवार में दे रहा हूँ ना। कब मैंने इनकार किया अपनी जिम्मेदारी निभाने से? और भैया, क्या सारा खर्च मुझ पर ही हो रहा है? घर में मेरे अलावा और लोग भी तो रहते हैं। और लोग से क्या मतलब है तुम दोनों का? अब क्या मेरी बेटियों को भी अपनी लड़ाई में घसीटोगे तुम? अभी शादी नहीं हुई उनकी, अपने घर में ही तो रहेंगी, आखिर जाएंगी कहाँ? क्या गलत कह दिया बाबूजी इन्होंने?
परिवार बहुत बड़ा हो गया है, कोई एक सबका बोझ क्यों उठाएगा? आपने 2 मंजिला घर बनवा कर रखा है, ऊपर की मंजिल हमारी और नीचे की छोटी की, बस हो गया फैसला। अच्छा, और हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, हमारी तो पहले ही कमाई कम है, आप ऐसा करिए बड़े भाई साहब के साथ ही शिफ्ट हो जाइए, हमारा अपना ही कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा। नहीं माँ, हम आपकी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीमा की बात भी अपनी जगह सही है। हमारे साथ आप भी क्यों पीसोगी? आपके 2 बेटे हैं, बड़े भाई साहब के साथ रहकर आप अपना बुढ़ापा आराम से बिताओ। बड़े तेज हो तुम लोग। मैंने कहा ना बंटवारा आधा आधा होगा, ऐसे नहीं कि सारी उंगलियां तुम्हें ही घी में रखने दूंगी मैं। ठीक है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे हमें मंजूर है, बस अब ये झगड़े बंद कर दो। तो ठीक है, 2 महीने हम आपको रखेंगे, 2 महीने बड़े भैया। अब तो आपको कोई एतराज नहीं है ना भाभी? हाँ ठीक है, लेकिन निशा और शिखा वो भी तो है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, निशा हमारे साथ रह लेगी और शिखा आपके पास। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? हाँ ठीक है, मुझे क्यों परेशानी होगी? माँ बाबूजी सब कुछ देखकर भी चुप क्यों हैं आप? अब ऐसे टुकड़ों में बंटकर जिंदगी जिएंगे हम लोग? ये कैसा परिवार है? मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। निशा शिखा, तुम दोनों छोटी हो, बेहतर होगा घर के बड़ों के फैसले में बीच में ना बोलो। तुम्हारा फर्ज है कि बड़ों की कही बात को मानना। जब तुम्हारी सलाह की जरूरत होगी तो तुमसे पूछ लिया जाएगा, तब तक जितना कहा जाए उतना करो। निशा बेटा, भाभी ठीक कह रही है तुम्हारी, क्यों बड़ों के मामले में पड़ रही हो? और वैसे भी बेटा तुम इस घर की बेटियां हो, इस जमीन जायदाद के बंटवारे के मामले में पड़कर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर बंटवारा करके ही इस घर में शांति रह सकती है तो वही सही। बंटवारा अपनी जगह ठीक है माँ, लेकिन आपने ये बंटवारा बहुत गलत तरीके से किया है। मैं मानती हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन छोटा हमेशा गलत बात करे ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? जब घर के सारे बड़े गलती कर रहे हो तो छोटों को ही सही और गलत में अंतर बताना पड़ता है। अरे बस करो बेटा, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। जो हो रहा है उसे हो जाने दो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी परीक्षाएं सर पर है। पापा, आपके लिए तो हमेशा आपके बेटे ही इम्पोर्टेंट थे। घर के किसी भी मामले में अपनी बेटियों को आपने बोलने ही कहा दिया है। आज भी आप यही चाहते हैं कि सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। तो ठीक है, चल निशा, शादी से पहले हम दोनों को इस घर में पराया कर दिया गया है। किसी और से क्या शिकायत करनी, हमारे अपने माता पिता ही हमें समझना नहीं चाहते। इतना कहकर निशा और शिखा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उनकी माँ वहां आती है। बेटा क्यों ऐसी बातें अपने मन में लाकर अपना और मेरा दिल दुखा रही हो? एक माँ के लिए उसके बच्चों से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता, लेकिन घर के बिगड़ते हुए माहौल को देखकर मुझे लगता है कि अब बंटवारा कर देना ही अच्छी बात है। माँ, हम दोनों की छोड़ो, अपने बारे में सोचो आप। भैया भाभी अपमान कर रहे हैं आपका। 2 महीने आप बड़े भैया के साथ खाना खाएंगे, 2 महीने छोटे भैया के यहाँ। आपका अपना कोई स्वाभिमान नहीं। ये घर तो आपका है, आपने और पापा ने बहुत मेहनत से घर को बनाया है। अपने जीते जी अपना सब कुछ अपने बेटे को सौंप कर आप कोई समझदारी नहीं कर रहे। अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे बहुओं का छोटा सा आपसी मन मुटाव है, जैसे ही रसोई अलग अलग हो जाएगी ना, तुम देखना इस घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अपने भाइयों पर तो यकीन है ना तुम्हें? मुझे तो अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है बेटा। विनय और बिल्लू अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। जो कल निशा और शिखा को स्पष्ट दिखाई दे रहा था, वो उनके माँ बाप शायद पुत्र मोह में अभी भी नहीं देख पा रहे थे। समय बीतने लगा और वही हुआ जिसका डर था। बड़े भैया का सही है, माँ बाबूजी उनके पास रह रहे, माँ जी 4 काम में हाथ बटाती होगी, बाबूजी भी बाहर के कितने काम निपटा देते, और यहाँ आपको घर की किसी भी काम से कोई मतलब ही नहीं है। सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर आ गई है। वो ऊपर से तुम्हारी बहन को दिन में 3-3 बार खाना बनाकर खिलाओ। मैं तो परेशान हो गई हूँ। कुछ समझाओ निशा को, कल शादी होगी उसकी, एक एक बार में 6-6 रोटियां खा जाती है। थोड़ी अपनी खुराक पर कंट्रोल करे, वरना कल को कोई लड़के वाला पूछेगा भी नहीं। अब क्या मेरी बहन की रोटियां भी परेशान कर रही है तुम्हें? अरे हद करती हो तुम भी। माँ बाबूजी को अपने साथ रखने की बात की थी तुमने,
तभी तुम्ही ने कहा था कि माँ बाबूजी को बड़े भाई साहब के यहाँ रहना चाहिए। अब जब वो उनके साथ रहने चले गए तो तुम्हें वो भी मंजूर नहीं। हाँ तो मैंने वही कहा जो सच है, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। विनय, तुम्हारे खानदान के लिए अकेले रोटियां बनाकर मैं थक गई हूँ। सीमा तो बस निशा की जिम्मेदारी निभा रही है और मेरे हिस्से आ गए 3-3 लोग। और अपनी बहन को बोलो ना आकर रसोई में मेरा हाथ बटाया करे। रोटियां तो चप्पड़ चप्पड़ खा जाती है, बनाना कब सीखेगी? अरे तो तुम अकेले थोड़ी ना निभा रही हो माँ बाबूजी की जिम्मेदारी। 2 महीने बाद छोटा माँ बाबूजी को देखेगा ना। कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, मुझसे ये सब नहीं झेला जाता। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अभी तक बंद कमरे में पति से की जाने वाली शिकायतें अब खुलेआम सबके सामने होने लगी थी। माँ, मैं ये कह रही थी कि अगले महीने मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी। वो सक्सेना अंकल के यहाँ से रिश्ता आया था ना, उन लोगों को हाँ बोल दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बेटा, तू तो आगे पढ़ना चाहती थी ना। वो सही कह रही है माँ, ऐसे माहौल में एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा है। भाभी पर बोझ बनकर मैं भी अब ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहती। आप हमारे लिए कोई रिश्ता देख लीजिए। दोनों बेटियों की बात सुनकर आज पहली बार दुर्गा को एहसास हुआ कि उसके हाथों क्या अनर्थ हुआ है। अगले दिन बिल्लो, विनय, निशा और शिखा का कहना है कि वो अब अपनी आगे की पढ़ाई छोड़कर शादी करना चाहती है। तुम दोनों का इस बारे में क्या कहना है? ठीक है तो कर देते हैं शादी। ठीक है तो है। कैसे भाई हो तुम? एक बार भी तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारी बहनें जो पढ़ लिख कर एक अफसर बनना चाहती थी, 21 साल की उम्र में शादी के लिए आखिर तैयार क्यों हो गई? ठीक है बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने सोचा है कि अब हम तुम दोनों के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहेंगे और ना ही मेरी बेटियां किसी के ऊपर बोझ है। तुम दोनों की ही पत्नियों को पूरे परिवार के साथ में लेकर चलने में तकलीफ है ना, इसलिए तुम अपना अपना इंतजाम जितना जल्दी हो सके कर लो। नीचे की मंजिल पर हम 4 लोग रहेंगे और ऊपर की मंजिल को किराए पर देकर अपनी बेटियों की पढ़ाई पूरी करवाएंगे। क्या कहा आपने? ऊपर किराए पर देकर पढ़ाई पूरी करवाएंगे? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाओ, ये तुम्हारा सर दर्द है। जिस तरह से तुम सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहती हो, तो मैं भी अब सिर्फ अपने पति और अपनी बेटियों के बारे में सोचना चाहती हूँ। तुम अपना परिवार देखो, मैं अपना संभाल लूंगी। विनय, तुम कुछ कहोगे या आज भी? अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। जो तुमने बोया है उसे काटने का समय आ गया है। ये घर आज भी माँ बाबूजी के नाम पर ही है। वो जब चाहे हमें घर से निकाल सकते हैं। बहस करके समय खराब करने की जगह अपना सामान बांधो। माँ जी, बाबूजी, आपको तो पता है बिल्लू जी की छोटी सी तनख्वाह है। उतनी तनख्वाह में किसी तरह तो खर्च चलता है हमारा। किराए के मकान में कैसे गुजारा होगा? आप चिंता मत करिए, सारी जिंदगी के लिए मैं आप लोगों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ और आप लोगों को गर्मा गर्म रोटियां भी बनाकर मैं खिलाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। आपसे कोई रोटियों का बंटवारा नहीं, मैं सबके खाने की जिम्मेदारी लेती हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। हमारी पेंशन और मकान हमारे बुढ़ापे के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी पत्नियों की जिल्लत भरी 2 रोटियां खाने से बेहतर है कि हम खुद पकाकर खा लें। 1 महीने के भीतर विनय और बिल्लू घर छोड़कर चले गए थे और दुर्गा अब बेटियों की माँ होने का पूरा फर्ज निभा रही थी। श्वेता और सारिका दोनों ही देवरानी जिठानी थी, लेकिन जहाँ श्वेता बहुत ही चालाक और तेज थी, तो वहीं सारिका बहुत ही सीधी सादी, जो आसानी से अपनी जिठानी की बातों में आ जाया करती। श्वेता अपनी भोली भाली देवरानी सारिका का फायदा अक्सर उठाया करती और उससे घर के सारे काम करवाकर खुद क्रेडिट ले लेती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय रसोई में सारिका सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी श्वेता घर के मंदिर में पूजा करके उसके पास आई और कहती है, अरे सारिका, तुमने तो अकेले ही सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन देखो तो तुम्हारी साड़ी कितनी गंदी हो गई है। माँ जी अगर तुम्हें इतनी गंदी साड़ी में देखेगी ना तो बेकार में गुस्सा करेंगी। हाँ दीदी, मैं भी नहीं चाहती कि माँ जी मुझ पर सुबह सुबह गुस्सा करे। अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या, ये बचा हुआ काम मैं कर लेती हूँ। तुम जाओ और जाकर अपनी साड़ी बदल कर आओ, उसके बाद सब लोग मिलकर एक साथ नाश्ता करेंगे। श्वेता की बात सुनने के बाद सारिका अब साड़ी बदलने के लिए चली जाती है। तभी रसोई में उनकी सास मधु आती है और श्वेता से कहती है, ये क्या है श्वेता बहू, तो अकेले रसोई में लगी हुई है, सारिका बहू कहाँ है? पता नहीं माँ जी,
लगता है मैडम अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने 2-3 बार उसके कमरे के बाहर आवाज लगाई, लेकिन मुझे तो पलटकर जवाब तक नहीं दिया है। अरे उसे घर में आए अभी पूरे 3 महीने हो गए, फिर भी उसका ये हाल है। कुछ बोल दूं तो रोने लगती है। छोड़, सुबह सुबह मुझे उसका सोच कर ही अपना मूड खराब नहीं करना। तू ही बाहर सबके लिए नाश्ता लगा दे बेटा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मधु ये बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद श्वेता सभी लोगों के लिए बाहर नाश्ता लगा देती है। सारिका साड़ी बदल कर आ जाती है, लेकिन मधु ने मुंह फुलाया हुआ था। क्या बात हो गई? आज तो मैंने सारा नाश्ता माँ जी की पसंद का बनाया है, फिर माँ जी ने मुंह क्यों बनाया हुआ है? ना ही मधु सारिका को कुछ बताती है, ना ही सारिका मधु से कुछ पूछती है, और श्वेता जीत जाती है। लेकिन अब सारिका भी धीरे धीरे अपने परिवार में रहकर चालाक बन गई थी, और उसे समझ में आने लगा था कि कैसे उसे अपनी जेठानी को अपनी उंगलियों पर नचाना है। ऐसे ही एक दिन देवरानी जानबूझकर घर का काम ना करना पड़े इसलिए देरी से उठती है, लेकिन जेठानी सोफे पर बैठी हुई उसके उठने का इंतजार कर रही थी। उसके उठते ही जेठानी कहती है, अच्छा हुआ देवरानी जी आप उठ गई। माँ जी बाहर गई हुई है, उन्हें आने में थोड़ी देर लगेगी, इसलिए मैंने घर का काम भी नहीं किया और आपको नींद से जगाया भी नहीं। चलिए अब दोनों जल्दी से घर का काम कर लेते हैं फटाफट। अरे मुझे तो लगा था आपने सारे घर का काम कर दिया होगा, लेकिन सारा काम तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। अरे तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे आने से पहले मैं सारे घर का काम करती थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं आराम करूं। आखिर इतने सालों से मैं ही तो घर का काम कर रही हूँ, अब थोड़ा आराम तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। भाभी आपको भी तो समझना चाहिए कि मैं इस घर में नई नई आई हूँ, अभी तो मुझे घर के तौर तरीके भी नहीं पता। मुझे इस घर में आए साल नहीं हुआ, पर आप मुझसे सारे काम करवाने की उम्मीद कर रही हैं। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मैंने 15 दिन के अंदर पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी, और ये जो तुम हर काम में आलस करने लगी हो ना, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। दोनों इस तरह लड़ाइयाँ कर रही थी, तभी वहाँ पर उनकी सास मधु पड़ोसन के कीर्तन से घर वापस आती है और दोनों को लड़ाई करते हुए देखकर कहती है, हे भगवान, राधे राधे राधे, ये क्या हाल कर रखा है घर का। मुझे लगा था घर में दोनों बहुएं आ जाएगी तो मिलकर घर को संभाल लेंगी, लेकिन लगता है अब मुझे खुद ही अपने घर को संभालना होगा। देखिए ना माँ जी, मैं थोड़ी सी देर ज्यादा सो गई थी तो भाभी ने पूरे घर का काम नहीं किया और सिर्फ मेरा इंतजार कर रही थी। माँ जी आप ही बताइए, मैं इस घर की जेठानी हूँ, इतने सालों से इस घर को मैंने ही तो संभाला है ना, अब ये काम तो छोटी बहू का है। मधु दोनों के बीच बैठकर झगड़े को देखते हुए कहती है, बस अब तुम दोनों आपस में लड़ाई करना बिल्कुल बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो भले ही कोई पहले आया हो कोई बाद में आया हो, लेकिन तुम दोनों ही इस घर की बहू हो, इसलिए तुम दोनों को ही इस घर का काम करना चाहिए। तो बिना किसी लड़ाई के घर का काम आधा आधा बांट लो। दोनों ही बहू इस बात पर राजी हो जाती है, जिसके बाद अब घर की सफाई की बारी आती है। वह सारिका ने अपना दिमाग चलाया और अपने मन में सोचती है, अब भाभी को बता दूंगी कि मैं किस खेत की मूली हूँ। इनको ऐसी पट्टी पड़ाऊंगी कि अपने आप ही ये मेरी तारीफ करेंगी और पूरे घर का काम भी करती घूमेंगी। इसके बाद सारिका अपनी जेठानी श्वेता से कहती है, भाभी हम दोनों को साथ में एक साथ काम करना है ना, तो एक काम करते हैं, आप सारे कमरों में झाड़ू और पोछा कर लीजिए और मैं हॉल में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। आप तो जानती है कमरों में तो सामान रखा रहता है, वहाँ पर झाड़ू पोछा आसानी से हो जाता है, लेकिन हॉल में तो समय लगता है। हाँ ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, कमरे में आधी जगह तो बेड और सोफा ही घेर लेता है, जिस वजह से कमरे में कम जगह पर झाड़ू पोछा करना पड़ता है। ठीक है एक काम करो, मैं सारे कमरों में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तुम हॉल में झाड़ू पोछा कर दो। श्वेता अब ये बोलकर चली जाती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरों में जाने लगती है और अपने आप से कहती है, मेरी देवरानी तो बहुत ही सीधी, उसने मुझे खुद ही कमरों में झाड़ू पोछा करने भेज दिया और खुद इतने बड़े हॉल में झाड़ू पोछा करेगी। सारिका सोफे पर बैठी खुश होते हुए कहती है, भाभी में तो बिल्कुल अकल नहीं है, उन्हें इतना भी नहीं पता कि इस घर के अंदर पूरे 4 कमरे हैं, 4 कमरों में झाड़ू पोछा करने में वो कितना थक जाएंगी और मुझे तो बस हॉल में झाड़ू पोछा करना है। बराबरी का काम बोलकर ज्यादा से ज्यादा काम उन्हीं से करवाऊंगी और उन्हें भनक भी नहीं होगी। यूं ही दिन गुजरते हैं और संडे का दिन आ जाता है। अब दोनों बहू को बहुत सारे कपड़े धोने थे, तभी उनके ससुर उनके पास आकर कहते हैं,
बहू, अब सर्दी आ गई है और सर्दियों के कपड़ों को भी धोकर धूप लगाकर तैयार करना है। तो एक काम करो, तुम लोग मिलकर गर्मियों के कपड़ों के साथ साथ सर्दियों के कपड़े भी धोकर तैयार कर दो, ताकि हम उन कपड़ों का इस्तेमाल कर सकें। दोनों बहू इस बात को तैयार हो जाती है। अब दोनों ही वॉशिंग मशीन के पास में जाती है। सारिका श्वेता से कहती है, दीदी एक काम कीजिए, ये 4 जैकेट है, आप सिर्फ ये 4 जैकेट धो दीजिए, मैं ही बचे हुए सारे कपड़े धो देती हूँ। और आप बस ना ये 4 शॉल धो दीजिए, मैं 8-10 जितनी भी साड़ियां है ना ये सब धो देती हूँ। आप मुझसे बड़ी है ना, इसलिए आप जितना काम करेंगी मैं उससे दुगना काम करूंगी। आखिर आपको भी तो थोड़ा आराम देना चाहिए मुझे, आप मेरी जेठानी जो हो। श्वेता ने ये सुनकर अपने आप से कहा, मैं तो बेकार में इसको कितनी बुरी समझती थी, लेकिन ये तो कितनी बेवकूफ है, दुगने कपड़े धोने को तैयार है। कोई बात नहीं, मुझे 2-4 जैकेट और शॉल ही तो धोना है, धो देती हूँ। ठीक है सारिका, तुम सारे कपड़े धो दो, मैं ये 4 जैकेट धो देती हूँ। श्वेता ये बोलकर अपने हिस्से के कपड़े उठाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सारिका हंसते हुए कहती है, जेठानी जी कितनी बेवकूफ है आप, इतना भी नहीं पता इन्हें कि जो कपड़े मेरे हिस्से में आए हैं वो तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, और जो कपड़े इनके हिस्से में आए हैं वो हाथ से धोने पड़ेंगे, और इन्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। खैर कोई बात नहीं। अब सारिका जहां वॉशिंग मशीन लगाकर अपने हिस्से में आए हुए सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है और फोन में रील देखने लगती है, तो वहीं श्वेता की हालत वो बड़े बड़े कपड़े धोकर खराब होने लगती है। और असली मजा तो उसे तब आता है जब उसे उन कपड़ों को धूप लगाने के लिए छत पर उठाकर लेकर जाना था। वो छत पर गई और खुद से कहने लगी, हाय राम, मेरी तो कमर टूट गई, पानी में भीगकर तो ये कपड़े और भी ज्यादा भारी हो गए। पर कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी देवरानी से कम ही धोए हैं कपड़े। जब पहली बार अपनी देवरानी के बने हुए खाने का क्रेडिट खुद ले लिया था, तब से श्वेता को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत समझदार है, जबकि वो नहीं जानती थी कि उसकी देवरानी सवा शेर आई है। ऐसे ही एक दिन जब श्वेता सारे कमरों में झाड़ू पोछा कर रही थी और सारिका बस हॉल में झाड़ू पोछा करके आराम से बैठ गई थी, तभी वहां पर उसकी ननद पारुल आई और कहने लगी, भाभी आपका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? वहां पर सारिका भाभी तो अपना सारा काम खत्म करके मोबाइल पर बात कर रही है। हम दोनों ने ही तो बराबर का काम बांटा था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका काम इतनी जल्दी हो गया और मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? क्योंकि भाभी आपकी देवरानी ने आपको बेवकूफ बनाया है। पूरे घर में 4 कमरे हैं जिसमें झाड़ू पोछा करने में ज्यादा समय लगता है, और हॉल के अंदर एक ही बार में झाड़ू लग जाती है। रहने दो, ननद का काम होता है अपनी भाभी को भड़काने का। तुम भी वही कर रही हो ना, हमारे देवरानी जेठानी के बीच में आग लगा रही हो ना। लो कर लो बात, मैंने तो आपके भले के लिए आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप तो कुछ समझने को राजी नहीं है। कोई बात नहीं। पारुल ये बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद खाना बनाने की बारी आती है। दोनों ही देवरानी जेठानी खाना बनाने के बारे में बात कर रही थी और सारिका खुद से कहती है, अगर मेरी जेठानी को फिर से शक हो गया कि मैं सारा आसान खाना खुद बनाने के बारे में सोचती हूँ या आसान काम खुद करती हूँ, तो फिर बेकार में मेरी चाल मुझ पर उल्टी पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, इस बार खुद ही उल्टी चाल चलकर देखती हूँ। जेठानी जी आप एक काम करिए, आप दाल चावल बना लीजिए, रोटी और सब्जी मैं बना दूंगी। ये सुन ही श्वेता तपाक से बोली, नहीं नहीं, तुम क्यों बनाओगी रोटी सब्जी? रोटी सब्जी मैं बनाऊंगी, तुम दाल चावल बनाओ। वैसे भी रोटी सब्जी बनाने में मेहनत ही क्या लगती है। ठीक है भाभी, जैसा आप चाहें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मुझसे बड़ी है, जो आप कहेंगी वही सही होगा। श्वेता ने यह सुनने के बाद फिर मन में सोचा, सच में मेरी देवरानी कितनी अच्छी है, मेरा कितने अच्छे से ध्यान रखती है। कोई बात नहीं, मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी असली मेहनत तो दाल चावल बनाने में ही लगती है। दाल में तड़का लगाना होता है, उसे धोना होता है, कितनी मेहनत का काम है। इसके बाद अब सारिका जल्दी से कुकर में दाल चढ़ाती है और एक कुकर में चावल चढ़ा देती है और 3-3 सीटी में दोनों चीज बनाकर तैयार कर देती है। वही श्वेता आटा तैयार करती है, सब्जी काटती है, सब्जी भूनकर तैयार करती है।
जब वो ये सब कुछ कर रही थी तभी उसकी ननद रसोई में आती है। देखो भाभी, अब भी समझ जाओ, आपकी देवरानी ने आपको फिर से पागल बना दिया। अरे मुझे कैसे पागल बना दिया, बल्कि वो ज्यादा काम करके गई है। उसने दाल चावल बनाए और मैं तो बस रोटी सब्जी बना रही हूँ। रोटी सब्जी बनाने में ज्यादा मेहनत थोड़ी ना लगती है। मुझे लगा था भाभी, आपको इस घर में शादी करके आए 5 साल हो गए, तो आप ज्यादा समझदार होंगी। अरे भाभी, रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करना पड़ता है, आटा गूंथना पड़ता है, उसके बाद रोटियां सेकनी पड़ती है, सब्जी छौंकनी पड़ती है, और दाल चावल का क्या है, कुकर में डालो और बनकर तैयार। पारुल ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद श्वेता को उसकी बात ठीक लगती है। अब श्वेता ने सोच लिया कि वो अपनी देवरानी को असली सबक सिखाकर रहेगी। ऐसे ही एक दिन जब बर्तन धोने की बारी आती है तो घर में बहुत सारे जूठे बर्तन पड़े हुए थे। उसकी देवरानी ने कहा, भाभी एक काम करिए, ये सारे बर्तन मैं धो देती हूँ, आप बस ये कढ़ाई मांज दीजिए। आखिर आप मुझसे बड़ी हैं तो आपको ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है, आप ना बस ये कढ़ाई धो दीजिए। नहीं सारिका, कढ़ाई तुम मांजोगी, बाकी के बर्तन मैं धो दूंगी। वैसे भी कढ़ाई मांजने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, और तुम मेरी देवरानी हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तुम ये कढ़ाई साफ कर दो, बाकी के बर्तन मैं साफ कर दूंगी। ठीक है दीदी। मेरी देवरानी मुझे पागल बनाने चली थी। ये सारे बर्तन ज्यादा गंदे नहीं है, इन्हें धोने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, लेकिन कढ़ाई धोने में ज्यादा मेहनत लगेगी। और वही तो चाहती थी कि मैं इस कढ़ाई को साफ करूं। ना जी, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अब श्वेता बहुत सारे बर्तन धोती है, तो वहीं सारिका भी उस तेल वाली कढ़ाई को धोकर परेशान हो जाती है। लेकिन इस वाले मुकाबले में देवरानी जेठानी दोनों ही बहुत बुरी तरह से थक जाती हैं, क्योंकि जितनी मेहनत श्वेता को वो सारे बर्तन धोने में लगती है, उतनी ही मेहनत सारिका को उस कढ़ाई को घिसने में लगती है। थोड़ी देर में दोनों थक गई और अपने अपने कमरे में जाकर सो गई। उसके बाद सारिका खुद से कहती है, सारिका, कोई और तरीका निकालना होगा अपनी जेठानी से सारे काम करवाने का, क्योंकि यहाँ तो बर्तनों के मामलों में वो जीत गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे कोई न कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि मेरी बेवकूफ जेठानी को ज्यादा काम करना पड़े और ये बात उसे पता भी ना चले। अगले दिन खाना बनाने की बारी जब सारिका की आती है तो सारिका श्वेता से कहती है, श्वेता भाभी एक काम करो, आप ही बता दो आज खाना किसको बनाना है। एक काम करो, आज दाल चावल मैं बनाती हूँ और तुम रोटी सब्जी बना दो। ठीक है भाभी, जैसा आप बोलो। अब सारिका ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसके बाद बड़े बड़े बर्तनों को निकालकर उसमें सब्जी बनाने लगी। और उसने खाना बनाने के लिए नॉनस्टिक के बर्तन का इस्तेमाल किया था और सब्जी के नाम पर सिर्फ टमाटर की सब्जी बनाकर तैयार कर दी। थोड़ी देर में श्वेता ने भी दाल चावल बनाकर तैयार कर दिया और खुद से कहा, इसका मतलब मेरी बेचारी ननद पारू सही कह रही थी कि दाल चावल बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और ये सारिका की बच्ची तेज बन रही थी। कोई बात नहीं। थोड़ी देर में सारे घर वाले खाना खा लेते हैं और अब बर्तनों को साफ करने की बारी आती है। तभी श्वेता कहती है, ऐसा करो सारिका, तुम फिर से ये बड़ी वाली कढ़ाई मांज दो और बाकी के सारे बर्तन मैं साफ कर देती हूँ। लेकिन सारिका ने तो पहले ही दिमाग लगाया हुआ था और नॉनस्टिक कढ़ाई में सब्जी बनाई थी ताकि उसे घिसने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सारिका कहती है, ठीक है भाभी, पहले आप सारे बर्तन मांज दो और ये कढ़ाई छोड़ देना, मैं थोड़ी देर में मांज दूंगी। सारिका ये बोलकर रसोई से बाहर चली गई और श्वेता सारे बर्तनों को घिस घिस कर साफ करने लगी। सारिका ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसने श्वेता के आगे कढ़ाई को साफ किया तो श्वेता उसकी चालाकी को समझ जाएगी। थोड़ी देर बाद श्वेता जब सारे बर्तन मांज कर चली गई तभी सारिका रसोई में आई और उसने एक ही बार में नॉनस्टिक कढ़ाई को साफ कर दिया और खुश होते हुए कहा, जेठानी जी जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो मुझसे जीत नहीं सकती, कोई बात नहीं। वहीं अगले दिन अब श्वेता और सारिका को घर का झाड़ू पोछा करना था। अब श्वेता अपने आप से कहती है, आज बताऊंगी अपनी देवरानी सारिका को, आज सारे कमरों की सफाई वो करेगी और हॉल की सफाई मैं करूंगी। सारिका ये बात पहले से जानती थी कि श्वेता यही सोचकर बैठी होगी, इसलिए वो पहले ही अपनी सास मधु के पास चली गई और उनसे कहने लगी, माँ जी देखिए ना, आज दीदी हॉल साफ करने वाली है, उनको जरा बोलिएगा ना, सीढ़ियाँ कितनी गंदी हो गई है और गली में भी कितना कूड़ा पड़ा है।
अब वो हॉल की सफाई करेंगी तो फिर उन सारी चीजों की भी सफाई कर देना। कितनी अच्छी है तू सारिका, कितना सोचती है इस घर के बारे में। ठीक है बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं उसे बोल दूंगी। माँ जी बुरा मत मानना, पर आप मेरा नाम मत लेना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि ये मैंने बोला है तो वो फिर बेकार में मुझसे लड़ाई करेंगी ना। ठीक है छोटी बहू, तू फिक्र मत कर, मैं श्वेता को ये बात बोल दूंगी। थोड़ी देर बाद श्वेता ने जैसा सोचा था सारिका वैसा ही उससे कहती है। सारिका एक काम करो, तुम सारे कमरों की सफाई कर दो और हॉल मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है, मैं जाकर कमरों की सफाई कर रही हूँ, आप हॉल साफ कर दो। अब सारिका तो अपनी साड़ी का पल्लू लहराती हुई कमरों को साफ करने के लिए चली जाती है और श्वेता हॉल साफ करने लगती है। उसे लगा था उसका काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी वहां पर मधु आकर कहती है, श्वेता बहू, अब जब तुम साफ कर रही हो ना तो ये सारी सीढ़ियां भी साफ कर देना। ऐसा लग रहा है कितने दिनों से ये सीढ़ियां साफ ही नहीं हुई। और जरा गली में भी झाड़ू मार दो, कल रात बहुत आंधी तूफान आया था, पूरी गली में इधर उधर कूड़ा फैला हुआ है। श्वेता ये बात सुनकर घबरा जाती है कि उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा और उसके बाद वो अपनी सास की बात को टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए पूरी गली और सीढ़ियों की सफाई करती है। थोड़ी देर में वो थक कर बैठ जाती है और सारिका उसके पास आकर कहती है, दीदी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हॉल की सफाई मैं कर देती हूँ, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आखिर आप मेरी जेठानी है, मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी, इसलिए मैं ना वैसे भी आपको कम काम बता रही थी। श्वेता बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शायद तुम ठीक कह रही हो सारिका, तुम तो मेरी इज्जत करती हो इसलिए मुझे कम काम करवा रही थी, लेकिन मैं ही तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, अब से हम जैसे पहले काम बांट रहे थे ना वैसे ही कर लिया करेंगे। अब दोनों बहुएं मिलकर फिर से पहले की तरह काम करने लगती है। श्वेता ने कोशिश की थी कि वो तेज बन जाए, लेकिन वो तेज बन नहीं पाई और सारिका उससे हमेशा अपना काम निकलवा लिया करती थी। और इस तरह जेठानी जितनी भी कोशिश करती, देवरानी हमेशा उससे ज्यादा तेज निकलती और हमेशा उसका फायदा उठाया करती, और ये बात किसी को पता भी नहीं चलती। पारुल ने श्वेता को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बात को समझने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि श्वेता ने जितनी भी कोशिश की वो सारिका से ज्यादा तेज बन ही नहीं पाई। अरे बहू, तुमने खाना बनाना भी शुरू कर दिया? अब खाना बना कर रख दोगी, खाएगा कोई नहीं, फिर बेफिजूल ठंडा हो जाएगा। तो क्या करूं माँ जी, पूरा दिन बैठी रहूं और इंतजार करूं कि जब सब खाने आए तब बनाऊं? अभी खाना बना दूंगी तो मैं भी तो थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, अपना काम निपटा लूंगी। तुझसे तो बोलना ही बेकार है, हर चीज का जवाब तैयार रहता है। अरे इतने ठाठ माठ और कहाँ मिलेंगे तुझे? क्या ठाठ माठ, पूरा दिन रसोई में जाता है, लेकिन इससे आपको क्या? आप तो अपने रूम में पूरा दिन आराम ही करती रहती हैं। आराम ना करूं तो क्या बुढ़ापे में भी रसोई संभालूं? अरे लेकिन मदद तो कर ही सकती है ना, मैं भी तो किसी के घर की बेटी हूँ, नौकरानी थोड़ी ना हूँ। अब तीसरे मंजिल से आलू लेकर आई हूँ, तब सब्जियां काट रही हूँ, रसोई के साथ अब ये सब भी मैं ही देखूं क्या? अरे तो तीसरे मंजिल से ही तो लाई है, सुना तो ऐसे रही है जैसे 30वीं मंजिल से लाई हो। आजकल की लड़कियों को बस काम के लिए ना कह दो, फिर देखो कितना खुश हो जाएंगी। अरे तीसरी मंजिल पर जाकर देखिए एक बार, तब पता चलेगा। अब ज्यादा ना जबान ना चला, चाकू पे ध्यान दे। ये क्या आड़ी टेढ़ी सब्जियां काट रही है, सब्जियां काटनी भी नहीं आती क्या? अच्छा, तो अब आपको मेरे सब्जी काटने के तरीके से भी दिक्कत है। और बताइए, और किन किन चीजों से दिक्कत है आपको? सब्जियां ढंग से काट ले पहले, एक भी सब्जी टेढ़ी नहीं कटी होनी चाहिए, बोल देती हूँ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे सब्जी कटनी चाहिए, स्वाद तो वही रहेगा चाहे जैसी भी काटो। वाह, क्या खाक पढ़ाई की है तूने। अरे तुझे इतना भी नहीं पता कि अलग अलग तरह की सब्जियां काटने से स्वाद भी अलग आता है? क्या सिखाया है तेरी माँ ने? मुझे सब पता है, और आप मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए। उनके संस्कार ही है जो आज इतना सुनने के बाद भी इस घर को संभाल रही हूँ। कोई और होता ना तो कब का भाग जाता यहाँ से। अरे सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। और सुन, सब्जियां ढंग से कटी होनी चाहिए, वरना देख लेना बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ, अब इससे बुरा और मेरे साथ क्या ही होगा। सारिका सब्जी लेकर किचन में चली जाती है। अब तो टेढ़ी सब्जियां ही काटूंगी, देखती हूँ क्या करती है। सारिका, आज खाने में क्या बना है?
अरे बैठ, सारिका लाती होगी खाना, खुद ही देख लेना क्या बनाया है उसने। हाँ माँ, भूख बड़ी जोर की लगी है, दबा के खाऊंगा मैं तो। अरे खाने लायक होगा तब तो खाएगा, देखना पता नहीं कैसा बनाया होगा। माँ आप भी ना, ठीक ही बनाया होगा उसने। देख सोनू, पहले ही कह देती हूँ, इसकी आड़ी टेढ़ी सब्जियां मैं नहीं खाने वाली। अरे मेरे राज में मैंने कभी तुम लोगों को ऐसा खाना नहीं खिलाया, तो इसकी ऐसी सब्जियां थोड़ी ना खाऊंगी मैं। अरे माँ आप चिंता मत करो, सारिका क्यों आड़ी टेढ़ी सब्जी काटेगी, क्योंकि सुबह ही मेरी उससे बहस हुई है, तो बदला तो लेगी। अरे माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, और देखना अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं उसकी खबर लूंगा। मेरी माँ को कोई कुछ नहीं बोल सकता। चल तेरी भी आज अग्नि परीक्षा है, देखती हूँ मैं भी इस माँ का बेटा है या जोरू का गुलाम। माँ आप भी ना काम नहीं हो सच में। देख तू तो अभी मुझे बोलने लगा। अरे ठीक है, खाना तो आया पहले। अरे सारिका लाओ भी खाना। हाँ ला रही हूँ, ये लो दाल, अभी चावल और सब्जी रोटी ला रही हूँ। अरे ले आओ, आज तो बहुत भूख लगी है। भूख के चक्कर में कहीं सब्जी देखना भूल मत जाना बेटा। अरे हाँ माँ पक्का। लग गया खाना, अब आप लोग शुरू कर सकते हो। मिल गया चैन तुझे, ले लिया बदला ऐसी सब्जियां काट के। देख इसकी बात कर रही थी मैं। ये क्या है सरिका, तुम्हें सब्जियां काटनी नहीं आती क्या, या कोई और दिक्कत है? अरे सब्जियां कैसी भी कटी हो, स्वाद तो वही होगा ना। लेकिन तुम्हें पता है ना माँ को ऐसी सब्जी पसंद नहीं है, तो क्या तुम उनके लिए उनकी जैसी सब्जी नहीं बना सकती? पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ, कोई मदद के लिए नहीं आता, और तुम कह रहे हो कि सब्जियां ऐसे नहीं वैसे काटो। अरे मैं भी तो इंसान हूँ ना। वही तो कह रहा हूँ, तो इंसानों जैसी सब्जियां काटो ना। तो क्या करूँ, दिन भर सब्जी काटती बैठूं, छोड़ दो अपने बाकी सारे काम। वैसे भी कहाँ ही अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, अब ये कच्ची सब्जियों के पीछे जो थोड़ा टाइम मिलता है वो भी गंवा दूं। तो क्या चाहती हो, माँ खाना ही ना खाए, तुम्हें अपनी जिद पर ही रहना है? ये तो नहीं कहा मैंने कि माँ खाना ना खाए, लेकिन थोड़ा एडजस्ट तो कर ही सकती है ना। तुम भी तो सब्जियों को ढंग से काट सकती हो ना। अरे मेहरबानी करो और जाके माँ के लिए दूसरी सब्जी बना के लाओ। रहने दे बेटा, मैं दाल रोटी खा लूंगी, शायद यही मेरे भाग्य में है। नहीं माँ, सारिका बना रही है ना, उसको बनाने दीजिए, तब तक हम लोग बातें करेंगे। ठीक है जा रही हूँ बनाने, लेकिन सिर्फ एक के लिए ही बनाऊंगी, तुम यही सब्जी खाओगे। अरे हाँ भाई ठीक है, मैं खा लूंगा। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे बनाना है कि नहीं बनाना है, बस ऑर्डर दे दिया। मैं नौकर हूँ क्या इस घर की? चल सारिका, अब सब्जी काटने की आदत डाल ले, नहीं तो रोज ऐसे ही दोबारा सब्जी बनानी पड़ेगी, फिर तो पूरा दिन सब्जियां बनाती रहेगी। तुम अपने फोन का वॉल्यूम धीरे करोगे? अरे क्या हुआ, अब इतने गुस्से में क्यों? क्यों ना हो, तुम्हारी माँ को मेरी कोई परवाह नहीं है, और तुम्हें तो बस उनकी हाँ में हाँ मिलानी होती है। अब क्या कर दिया माँ ने? अरे हर बात पे मुझे ही सुनाती रहती है, और सब्जी के पीछे ही पड़ गई है, सब्जी सुंदर सुंदर काटना। अरे ये कोई मिस वेजिटेबल का फंक्शन चल रहा है क्या? तो माँ की बात का बुरा क्यों मान रही हो? अगर वो कुछ कह रही है तो कर दो, वो भी खुश तुम भी खुश। खुश वो भी तुम्हारी माँ कभी नहीं, वो अब कभी खुश ही नहीं होंगी मुझसे, तुम्हें पता है। पूरा पूरा दिन किचन में रहती हूँ मैं तो ऑफिस में था, मुझे क्या पता। हाँ तुम्हें तो कभी पता होता ही नहीं, तुम्हें तो बस माँ की सुननी होती है। वो बोले कि सब्जी टेढ़ी कटी है, तुम बोलोगे सही कह रही है माँ। वो बोले खाना बेकार है, तुम बोलोगे ठीक कह रही है माँ। और मैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। यार तुम ना बात को बढ़ा रही हो। बढ़ा रही हूँ? कितने दिन हो गए, तुम्हें याद भी है मैंने कब आखिरी बार फेशियल करवाया था? शायद 2 हफ्ते। 3 महीने हो गए हैं, और मैनीक्योर पता है 4 महीने, और तुम बोलते हो कि मैं बात को बढ़ा रही हूँ। अरे तो करवा लो ना, किसने मना किया है? कैसे करवा लो? सुबह उठते ही तुम्हारी माँ की फरमाइशें शुरू हो जाती है। अरे दूध लिया, आलू नीचे से उठा ला, साड़ी धुला दे, गैस वाला आया क्या? अरे मैं मशीन हूँ क्यों? लेकिन तुमने तो कहा कि तुम मैनेज कर लेती हो। हाँ कर लेती हूँ, क्योंकि करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूँ। अरे अंदर ही अंदर घुट रही हूँ मैं। अच्छा यार, अब इतना भी ओवर मत करो सारिका। ओवर? तुम क्या समझते हो, मैं शौक के लिए चिल्ला रही हूँ? मुझे थकान होती है, मैं रोबोट नहीं हूँ। तो क्या करूं मैं, माँ को कहूँ?
क्यों नहीं कह सकते? बीवी हूँ तुम्हारी, बीवी के लिए इतना भी नहीं बोल सकते? तुम ही तो कहती हो घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। तो क्या हर बार मैं ही चुप रहूं? तुम्हारी माँ तो आराम से सो जाती है और मैं आधी रात तक काम करती रहती हूँ। चलो ठीक है, कल चले जाना पार्लर, मैं खुद ले जाऊंगा बस। नहीं चाहिए तुम्हारी मेहरबानी, अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सोनू दौड़कर माँ के पास आता है। माँ सुनो, एक खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा? बुआ जी आ रही है, आज शाम को पहुंच जाएंगी। सच? अरे वाह, शालिनी आ रही है। कितने साल हो गए उन्हें देखे हुए, सारा घर ही रोशन हो जाएगा। कौन आ रहा है माँ जी? अरे बहू, इनकी बड़ी बहन, तेरी बुआ सास। सुन, उनके आने की तैयारी कर, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, क्या क्या करूँ माँ जी? करना तो बहुत कुछ है। बुआ जी को आलू की टिक्की बहुत पसंद है, साथ में इमली की चटनी भी होनी चाहिए, और वो मीठी सेवइयां भी। खाने के बाद सौंफ और मिश्री भी चाहिए, उन्हें आदत है। अच्छा माँ जी, से बना दूंगी। और हाँ, घर की अच्छे से सफाई करवा देना, पर्दे बदल लेना और डाइनिंग टेबल पर नया कवर लगाना। उनके सामने कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। अच्छा चल, साफ सफाई मैं देख लूंगी। जी माँ जी। लेकिन माँ जी, आप इतने खुश क्यों हो बुआ जी के आने से? बस ऐसे ही, जब शालिनी आती है तो दिल खुश हो जाता है। चल अब ज्यादा सवाल मत कर, काम पे लग जा फटाफट। कोई तो बात है। माँ जी, आप सुबह से ही पूरे घर में घूम रही हैं। मैंने तो आपको इतना एक्टिव पहले कभी नहीं देखा। अरे क्या करूं, शालिनी आने वाली है, अब उनके सामने घर तो चमकना चाहिए। लेकिन माँ जी, आपको तो टखने में दर्द रहता था ना, अभी तो आप सीढ़ियां भी ऐसे चढ़ रही हैं जैसे कोई कॉलेज गर्ल हो। तुझसे मतलब? बुआ को देखकर अगर मेरी चाल भी सुधर जाए तो तुझे क्या दिक्कत है? नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि ये फुर्ती आई कहाँ से? तुझे क्या लगता है? देख, अगर मैंने घर साफ नहीं कराया, पर्दे नहीं बदले, चटनी नहीं बनवाई, तो तेरी बुआ मुझे तानों से मार ही डालेगी। क्या माँ जी, इतनी डरती हैं आप? आखिर क्यों? तेरी बुआ और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तब से उसकी आदत है हर बात पर ताना मारने की। कोई बात छूट गई तो सीधे बोल देगी। अब बताओ, सुनना है क्या उसके ताने? ना बाबा, मैं तो नहीं सुन सकती। अच्छा माँ जी, आप दोनों कॉलेज में साथ में थी, तो क्या आप भी वैसी ही थी जैसी आप मुझे समझती हैं? अरे तेरे सामने तो मैं बहुत सीधी सादी हूँ। कॉलेज में तो मैं भी बुआ से कम नहीं थी, लेकिन बुआ हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रही। तो फिर घर में आज बुआ की ही चलने वाली है? हाँ, इसीलिए तो तैयारी कर रही हूँ। और सुन, बुआ के सामने सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, नहीं तो ताना। ये यशोदा, बहू को सिखाया कि नहीं तूने? सीधा दिल में चुभता है। तो माँ जी, आज तो आपके इम्तिहान का दिन है। और तेरा भी। मैं अकेले थोड़ी ना दूंगी जवाब उनके सवालों का, तुझे भी सिखा दूंगी कैसे निभाते हैं बुआ के ताने। माँ जी, अब तो डर लगने लगा है, बुआ जी कहीं मेरी सब्जियों के डिजाइन पर कमेंट ना कर दे। अब तो आड़ी टेढ़ी सब्जियां नहीं चलेगी बहू, आज सब कुछ गोल गोल और सीधा सपाट होना चाहिए। ठीक है माँ जी, आज मैं भी अपनी कला दिखा दूंगी। बुआ भी कहेंगी, क्या बहू है तेरी, एकदम कलाकार। हाँ, कलाकार हो, लेकिन काम समय पर कर देना, नहीं तो फिर मैं भी ताने मारना जानती हूँ। माँ जी, तानों में तो आप बुआ से भी 2 कदम आगे हो। दरवाजे की घंटी बजती है। अरे माँ, बुआ जी आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। नमस्ते बुआ जी, आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते बहू। अरे देखो तो जरा, दरवाजा खुलवाने के लिए 2 बार घंटी बजानी पड़ी। हमारे जमाने में तो बहुएं मेहमान का इंतजार करती खड़ी रहती थी। वो बुआ जी, मैं अंदर काम कर रही थी ना, तो। अच्छा, वैसे बहू पसंद आई मुझे। क्या बात है यशोदा, बहू की शक्ल तो देख, थकावट लग रही है, जैसे हल चला के आई हो। अरे शालिनी, तुम भी ना आते ही शुरू हो गए, पहले देख तो लो उसे। लगता है सारा काम तो बहू से ही कराती है। तू तो वैसे भी आराम की शौकीन रही है कॉलेज टाइम से। अरे शालिनी, अब तो सब छोड़ दिया है, फिर भी ये ताने मारने की आदत आज भी वैसे की वैसी है। ये ताने नहीं, प्यार है।
जिस घर में तानों में भी अपनापन हो वही तो असली रिश्ता होता है। बुआ बैठिए ना, पानी लाता हूँ। ठंडा लाना बेटा, गला भी सूख गया है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तब। लो बुआ, सब कुछ परोसा गया है, शुरू कीजिए। हाँ हाँ, देखती हूँ बहू की रसोई का कमाल। एक कोर मुंह में डालती है, चबाती है, फिर हल्का सा रुकती है। अरे यशोदा, ये कैसी सब्जी है? क्यों शालिनी, क्या हुआ? सब्जी तो है पर स्वाद कहीं खो गया है। मसाला तो ऐसे लग रहा है जैसे डर डर के डाला गया हो। वो बुआ जी थोड़ा कम तीखा रखा है, आपको गैस की दिक्कत ना हो इसलिए। ओहो, देखो जरा, बहू ने तो पहले ही मुझे बूढ़ा मान लिया। अरे बेटा, तीखा खा खा खरी तो जवान बनी हूँ मैं। ये सेहत नहीं, स्वाद की बात है। बुआ रोटी तो अच्छी है ना? रोटी सही है पर सब्जी बिना आत्मा के लग रही है। बहू तुमने बनाई है क्या? जी बुआ जी। तब कोई बात नहीं, पहली बार में सब सीखते हैं, लेकिन अगली बार जरा दिल से बनाना। सब्जी में स्वाद नहीं, प्यार दिखना चाहिए। अरे शालिनी, थोड़ी तारीफ भी कर दे, बहुत दिन भर लगी रही थी। मैं तो बस सिखा रही हूँ। आज जो हल्का है वही कल का मजबूत बनता है। बहू को कुछ कहना बुरा लगे तो अभी से बता दो। नहीं नहीं बुआ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सुबह का समय, सारिका किचन में सब्जी निकाल रही थी। चलो आज फिर से वही कहानी, सब्जी काटो, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, पुलाव बनाओ और खुद बेवकूफ बन जाओ। तभी पीछे से बुआ जी की आवाज आती है। अरे ठहर बहू, चाकू वहीं रखते, आज सब्जी मैं काटूंगी। क्या आप? लेकिन बुआ जी आप मेहमान हैं, आराम करिए ना। आराम तो जन्मों जन्म से करती आ रही हूँ। आज तुझे पॉलिटिक्स सिखाने का मन है। पॉलिटिक्स? हाँ, कच्ची सब्जियों की पॉलिटिक्स आज तुझे सिखाना है कि कैसे काम भी हो और आराम भी हो। बुआ जी बड़े आराम से कुर्सी खींच कर बैठती है, एक कटोरी में फेस मास्क निकालती है और अपने चेहरे पर लगाती है। देख बहू, ये लगा लिया मैंने मुल्तानी मिट्टी का मास्क। अब जब तक मिट्टी सूखती है तब तक सब्जी भी कटेगी और दूसरी तरफ मूवी भी देख लूंगी। बुआ जी आप तो मल्टीटास्किंग की महारानी निकली। और क्या, घर में काम तो खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन अगर खुद के लिए वक्त नहीं निकाला तो सारा जीवन सब्जियों के साथ ही गुजर जाएगा। बुआ सब्जी काटते हुए आराम से बैठती है और मूवी देखती है। बहुत सबसे बड़ी गलती जो औरतें करती हैं ना, वो है खुद को आखिर में रखना। मैं तो पहले खुद का मूड ठीक करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, तभी स्वाद भी आता है, मन भी खुश रहता है। पर बुआ जी आप इस उम्र में भी इतना कैसे मैनेज कर लेती हैं? उम्र नहीं, नजरिया काम आता है। और देख, सब्जी काटने के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं है। बैठ जा आराम से, म्यूजिक चला, फेस मास्क लगा, काम चालू कर। बुआ जी आपने तो मुझे एक नया नजरिया दे दिया। मैं तो सोचती थी काम या तो झटपट हो या बिल्कुल ना हो। झटपट काम में न स्वाद आता है न सुकून। धीरे धीरे करना सीख, साथ में अपने लिए जीना भी सीख। अब से मैं भी हर सब्जी के साथ थोड़ा थोड़ा अपना काम भी कर लूंगी। बस यही तो है कच्ची सब्जियों की पॉलिटिक्स। गेट के पास सब खड़े हैं, बुआ जी का बैग पैक है और गाड़ी आ चुकी है। शालिनी, अब की बार कुछ दिन और रुक जाती तो घर और हंसता रहता। हाँ, तेरी बहू ने तो मुझे खिला खिला के मोटा कर दिया। अब क्या चाहती है, तेरी तरह हो जाओ? तुझे मैं मोटी दिखती हूँ? अरे तुझसे ज्यादा ही फिट हूँ मैं। अरे क्यों डुलुलू में हो? कोई इसको सच भी बताओ भाई। आप लोग भी कहीं भी शुरू हो जाते हो। बुआ जी, हम सबको आपका दोबारा इंतजार रहेगा। सच में आपके जैसे अंदाज में जीने की कला मैंने अब जाकर सीखी है। बस बेटा, औरत को घर चलाना ही नहीं, खुद को भी संभालना आना चाहिए। बस यही मूल मंत्र हमेशा याद रखना। अगली बार कब आएंगी बुआ? अगली बार सरप्राइज दूंगी। और हाँ बहू, अगली बार तेरे हाथ की तीखी तीखी सब्जी खाऊंगी और आलू की टिक्की भी इमली के चटनी के साथ। वादा रहा बुआ जी। तो मत यशोदा, दोस्त हूँ, कोई सास नहीं तो रोज रोज ताने मारे।
सास नहीं है लेकिन ननद तो है ना। ननद कम थोड़ी ना होती है, होती तो सास की बिटिया ही ना। तुझे ना मैं अगली बार बताऊंगी, अभी तो जा रही हूँ। चल ठीक है, पहुँच के बता देना। अगर नहीं बताया तो तेरे घर पहुँच जाऊंगी मैं। चल इसी बहाने घर तो आएगी मेरे। बता देना। बाय 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 सबको, बाय। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या देख रही है माँ जी? तू तो पूरी की पूरी बुआ बन गई। फेस मास्क, मूवी, चाय और सब्जी एक साथ। हाँ तो अब मैंने भी सीख लिया है कच्ची सब्जियों की राजनीति। अरे बहू, पहले जो भागती रहती थी अब तो रॉयल बहू बन गई। माँ जी, पहले लगता था काम का मतलब है जल्दी से सब कर लो। अब समझ में आया, अगर आप खुश नहीं रहते तो आपके खाने में स्वाद भी नहीं आता। बुआ तुझ में बीज बो गई और तू तो फुलझड़ी बन गई। सच में माँ जी, बुआ जी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अपनी बुआ से दूर ही रहना, बहुत मूडी है वो। मूड अच्छा रहता है तो अच्छे से बात करती है, कहाँ उसका मूड खराब हुआ समझ जाना अब सबकी बैंड बजने वाली है। माँ जी आप ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि मैं उसे कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। माँ जी अब से हर काम मस्ती में ही होगा।